अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और उसके अंदर हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कर चुके हैं। बीटा लैक्टम वो हैं जिनके अंदर बीटा रिंग प्रेजेंट थी। अब हम पहुंच चुके हैं नॉन बीटा लैक्टम पे। हमने क्या किया था, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को डिवाइड किया था बीटा लैक्टम एंड नॉन बीटा लैक्टम में। जो नॉन बीटा लैक्टम है उसका पहली जो ड्रग है दैट इज़ वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग क्योंकि ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। जो से ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंट होते हैं लाइक मरसा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टाफ ऑरियस के हमारी वो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो बहुत सारी उनसे रेजिस्टेंट है। इस तरह न्यूमोकोकाई, एंटेरोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। तो ये इसका स्पेक्ट्रम हम ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। सबसे पहले कि वैंकोमाइसिन है क्या। तो वैंकोमाइसिन इज़ अ नॉन बीटा लैक्टम बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग नहीं होती, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब जब ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है इसका मतलब ये क्या है, ये एक बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। ठीक है, और फिर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताया गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। वैंकोमाइसिन इज अ बैक्टीरियोसिडल ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो आपको ये पता होने के लिए कि सेल वॉल सिंथेसिस को किस पॉइंट पे इनहिबिट करती है, आपको सेल वॉल सिंथेसिस आनी चाहिए। मैंने पहली वीडियो में थोड़ा बहुत सेल वॉल का ओवरव्यू दिया था जब हमने पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया था। तो अब इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है ऑब्वियसली, तो इसलिए अब हम दोबारा करेंगे। इनकी ज़रूरत भी पड़ी क्योंकि जो बैक्टीरियाज थे, पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग थी, बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर दिया तो हमारी ड्रग इनएक्टिव हो गई। इसी तरह पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोइन जिस जगह पे जाके बाइंड करती थी, जो उनसे रिसेप्टर पे बाइंड करती थी बैक्टीरिया के अंदर, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वो रिसेप्टर, बैक्टीरिया ने उनका स्ट्रक्चर ही बदल दिया। तो ये बैक्टीरिया अपनी रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। तो अब हमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग ड्रग डेवलप करनी है जिनका कुछ और ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो ताकि बैक्टीरिया को हम किल कर सकें। तो ये वैंकोमाइसिन भी एक उसी की तरह की एक ड्रग है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट बाइंड्स टू डी एला टर्मिनल ऑफ नेसेंट पेंटापेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ साइड चेन। अब ये लाइन आपको समझने के लिए सेल वॉल सिंथेसिस समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेल वॉल सिंथेसिस, ये आप डायग्राम समझ लें तो आपको सेल वॉल सिंथेसिस आ जाएगी इंशाल्लाह। ये शुरू में शायद आपको टर्म्स मुश्किल लगे लेकिन 1-2 मिनट लगा के सुन लें मेरी बात तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह इसकी। तो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकन का क्या मतलब है कि एक पेप्टाइड यूनिट होगा, ठीक है, प्लस एक क्या यूनिट होगा, एक ग्लाइकन यूनिट होगा। पेप्टाइड का क्या मतलब है? पेप्टाइड का मतलब है कि अमाइनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एक प्रोटीन लाइक एक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगा। प्लस ग्लाइकन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की डेरिवेटिव्स भी होंगे। तो पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब है कि इसमें ग्लाइकन यूनिट होंगे, कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव होंगे, साथ में इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी होंगे। तो ये इसकी बात है। अब हमने देखना है कि ग्लाइकन यानी जो कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स होंगे वो कौन से होंगे और फिर उसके ऊपर अमीनो एसिड्स कौन से लगे होंगे, उनको आपस में हमने जोड़ना है, क्रॉस लिंकिंग करानी है तो सेल वॉल सिंथेसिस हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ग्लाइकन यूनिट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकन, एक मिनट, तो ग्लाइकन की अगर हम बात करें, ग्लाइकन यानी जो कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है वो कौन सा होता है, वो 2 यूनिट होते हैं। आपने नाम याद रखना है, नैम एंड नैग। क्या है? नैम एंड नैग। तो नैम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, वेराज नैग इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये दोनों हमारे ग्लाइकन यूनिट हैं। ये दोनों आपस में बाइंड करते हैं और इनके साथ मज़ीद पेप्टाइड चेन बाइंड हो जाती है। तो ये बेसिक सेल वॉल का कॉम्पोनेंट है। क्या यूनिट्स हैं? नैम और नैग। मैं दोबारा से आपको लिख के बता देती हूँ इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। बेसिकली हमारे पास होता है नैम, नहीं पहले नैग लिखते हैं, नैग यूनिट होता है, उसके साथ बाइंड होता है नैम, और इधर नैम के साथ आगे अमीनो एसिड्स लगे होते हैं, 5 अमीनो एसिड्स लगे होते हैं उसके साथ। तो ये बेसिक यूनिट बन गया सेल वॉल का। यही यूनिट रिपीट होता रहता है, इन्हीं के दरमियान क्रॉस लिंकिंग होती रहती है तो सेल वॉल बनती जाती है। क्या है? नैम, नैग एंड पेंटापेप्टाइड यूनिट। तो इतना आपको याद हो गया। अब ये पेंटापेप्टाइड के अंदर आपने एक और बात याद रखनी है कि इस पेंटापेप्टाइड के अंदर ये जो आखिरी 2 है ना, ये एलानीन होते हैं। एलानीन अमीनो एसिड है ना, हमने पढ़ा था। तो एलानीन जो है ये अमीनो एसिड होते हैं, ये डी एलानीन होते हैं हमेशा। ये जो आखिरी वाले जो टर्मिनल है ना, जो ये नेसेंट पेंटापेप्टाइड नहीं है, जो नई नई बनी पेंटापेप्टाइड है, उसके टर्मिनल जो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन से होंगे? डी एलानीन। तो ये आपने, ये बेसिक यूनिट इसका आ गया। अब थोड़ी सी मैं आपको सिंथेसिस बताती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो वैंकोमाइसिन से रिलेटेड है बस उतने बताएंगे।
सबसे पहले इसकी सिंथेसिस के अंदर एक यूडीपी के साथ अटैच होता है ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। उसको थ्रू एन एंजाइम, ये एंजाइम अगली वीडियो में करेंगे हम, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूडीपी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब म्यूरामिक एसिड बन गया ना, अब इसके साथ हमने क्या बाइंड करनी है, इसके साथ हमने एलानीन बाइंड करनी है। तो इधर से हम एलानीन को भी तैयार कर देते हैं। पहले एल एलानीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, उसको कन्वर्ट रेसिमेज के थ्रू हम डी एलानीन में करते हैं, और डी एलानीन फर्दर डाइमर बना लेती है, और ये जाके इसके साथ, और इसके साथ मज़ीद 3 पेप्टाइड बाइंड करेंगे, यानी 5 टोटल अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। और ये सारा कुछ जाके जब हमारे 5 अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये म्यूरामिक एसिड के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और यूडीपी एंड पे हट जाएगा। तो फाइनल हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जी स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एम स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एम के साथ लगी हमें पेंटापेप्टाइड। और ये जो आखिरी दो हैं ये क्या हैं, डी एलानीन। इसी तरह के आपने ना यूनिट्स बताते रहने, जी एम और एम के साथ मज़ीद आगे पेप्टाइड चेन लगी हुई। तो ये बेसिक इस तरह ये कंटिन्यू करता रहेगा। इसी तरह जो निचली साइड है वहाँ पे भी सेम यही है, एम जी, मतलब जो मर्जी सीक्वेंस हो, मेन आपने याद रखना कि एम के साथ हमारी पेंटापेप्टाइड अटैच है, और इस तरफ भी एम के साथ पेंटापेप्टाइड अटैच है। तो ये इस तरह से यूनिट्स हैं। अब इनके आपस में बॉन्डिंग होनी, क्रॉस लिंकिंग होनी। तो क्रॉस लिंकिंग किस तरह से होती है कि ये जो है ना, जो ग्लाइकन यूनिट्स हैं, उन ग्लाइकन यूनिट्स के दरमियान अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो, इस क्रॉस लिंकिंग को हम क्या कहते हैं, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन। ऑब्वियसली ना, ग्लाइकन यूनिट है, इनके दरमियान के यूनिट को ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन, कुछ इस तरह के नाम होना चाहिए, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन। और ये जो पेप्टाइड यूनिट्स हैं इनके दरमियान जो क्रॉस लिंकिंग होती है इसे हम कहते हैं ट्रांसपेप्टिडेशन। ये है ट्रांसपेप्टिडेशन, और ये वाला जो है ये है ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन। ये हो गया। अब अगर कोई, वो कौन सी ड्रग है जो इस वाले स्टेप को ब्लॉक कर देती है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको नहीं बताऊँगी। ये वाला जो स्टेप है जो कि ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन है, इसको कौन सी ड्रग्स ब्लॉक करती हैं। दूसरी बात आती है कि अब ये वाला हमारे पास ये एक स्टेप रह गया, इसको जो ब्लॉक है ना, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन, ये वाला जो रिएक्शन है वैंकोमाइसिन इसको ब्लॉक करती है। किस तरह से ब्लॉक करती है कि ये जो पेंटापेप्टाइड है ना, इनको बनने नहीं देती। यहाँ जाके आके ना, यहाँ पे आके, मैं थोड़ी डायग्राम क्लियर हम कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने बात करनी है, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में किस तरह से सेल वॉल बैक्टीरिया की सिंथेसाइज हो रही है। नैम होता है, नैग होता है, नैम के साथ पेंटापेप्टाइड जुड़ी होती है। पेंटापेप्टाइड में आखिरी वाले 2 अमीनो एसिड्स डी एलानीन होते हैं। इसी तरह प्रॉपर होते हैं बिटवीन अमीनो एसिड जो बॉन्ड होते हैं, दैट इज़ ट्रांसपेप्टिडेशन। और जो बिटवीन नैम और नैग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन। वैंकोमाइसिन इनहिबिट्स ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन, और वो करती क्या है कि बाइंड कर जाती है, ये नैम और नैग है, ठीक है। ये देखें, ये जो पेंटापेप्टाइड है ना, ये वाली पेंटापेप्टाइड, इसके जो 2 आखिरी होंगे ना वो डी एलानीन होंगे ना, तो वैंकोमाइसिन उधर डी एलानीन पे जाके लग जाएगी, उनको क्या लो रिप्लेस कर लेगी, ये वहाँ जाके लग जाएगी। अब मज़ीद चेन इलोंगेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पेंटापेप्टाइड ऑब्वियसली उनमें ज़रूरी है उनकी चेन इलोंगेशन। तो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन वाला जो रिएक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो ये वैंकोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दोबारा से यहाँ से पढ़ते हैं, इट बाइंड्स टू, बाइंडिंग कहाँ होती है, डी एला टर्मिनल ऑफ नेसेड पेंटापेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ द साइड चेन। होप से आपको लाइन समझ आ गई होगी। फिर क्या करती है, इट इनहिबिट्स ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन। इस एक्शन से क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन की जो चेन है उसकी इलोंगेशन नहीं होगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा, बैक्टीरिया सेल डेथ हो जाएगा। तो 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले कि वैंकोमाइसिन बाइंड कहाँ करेगी, इट बाइंड्स टू डी एल टर्मिनल ऑफ नेसेंट पेंटापेप्टाइड, और ये हमेशा सेल वॉल सिंथेसिस, यानी जो नई सेल वॉल है ना उसको ख़राब करते हैं, नई सेल वॉल बनने नहीं देते, पुरानी जो बनी हुई है उसको जाके नहीं तोड़ते। ये भी आपने बात याद रखनी। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर देगी। तीसरे नंबर पे क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिंथेसाइज नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ वैंकोमाइसिन के अंदर इधर एक और बात आपको बतानी थी। हाँ, देखिए, वैंकोमाइसिन की जो बाइंडिंग साइट है वो क्या है, डी एला और डी एला। अगर कोई बैक्टीरिया चाहता है कि उधर वैंकोमाइसिन ना आए तो वो क्या करेगा, इस डी एला की जगह
डी एलानिन की बजाय अपनी सेल वॉल में लेट्स से डी एला और साथ यहाँ डी लैक्टेट लगाना शुरू कर दे, तो यहाँ वैंकोमाइसिन बाइंड नहीं करेगी और बहुत सारे बैक्टीरिया वैंकोमाइसिन से इस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप करें। ठीक है, तो ये बाद में हम करेंगे। अभी इस वक्त तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले कि ये बैक्टीरियोसिडल नॉन बीटा लैक्टम ड्रग है, और दूसरी बात इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आ जाना चाहिए वैंकोमाइसिन का। अब हम करने लगे स्पेक्ट्रम, थर्ड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। स्पेक्ट्रम के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम अगेंस्ट इसको यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म कौन से? रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, बस ये इसका स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। अब इसके अंदर 4 आपने नाम याद करने, वो इजी हैं, हम हमेशा करते आएंगे। इन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, इनको ट्रीट करना डिफिकल्ट है। अब हमने लिख देना कि यही वैंकोमाइसिन का स्पेक्ट्रम है। और 4 कौन से हैं? सबसे पहले तो आएगा मरसा। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा? मरसा। एंड देन वी हैव मर्सी, लेट्स, पता नहीं इसको मर्सी प्रोनाउंस करते भी है कि नहीं, लेकिन MRSE मरसा हो गया, MRSE हो गया, न्यूमोकोकाई भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद एंटेरोकोकाई, ये तो सारे हो गए कोकाई, यानी कि बेसिकली ग्राम पॉजिटिव रोड्स भी होते हैं, कोकाई भी होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है ना, वो इसके अंदर सारे आ गए। प्लस एक ग्राम पॉजिटिव रोड, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की इन्फेक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो ड्रग है वैंकोमाइसिन ये देते हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में, एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो पेप्टिडेशन रिएक्शन है उसको कौन प्रिवेंट करता है, वो कौन सी ड्रग्स हैं जो इस रिएक्शन को जाके ब्लॉक करती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि जो मरसा है वो मतलब उसके अगेंस्ट पेनिसिलिन हम क्यों नहीं यूज़ करते, हम ये वैंकोमाइसिन क्यों यूज़ करते हैं। और इसका हिंट ये है कि उसकी बाइंडिंग जो साइट है ना उसमें चेंज आ जाता है, कुछ इस तरह का, ये आपने खुद बताना है मुझे। तो बेसिकली अभी याद करने की हद तक आपको बता दिया कि स्पेक्ट्रम क्या है। मरसा, MRSA, MRSE, एंटेरोकोकाई एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। अब आगे क्या है, वैंकोमाइसिन हैज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम। ये हो गया स्पेक्ट्रम। हम क्लिनिकल यूजेस को थोड़ा सा देख लेंगे। वैंकोमाइसिन हैज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड इट इज़ यूज इन सीरियस इन्फेक्शन। ये डॉक्टर्स के लिए बात बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हमें पता है कि एक ड्रग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे इन्फेक्शंस को ट्रीट कर देना। डॉक्टर्स हर बीमारी में, छोटी सी बीमारी है वो मेडिसिन लिख के दे ही जा रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या है कि वो हमारी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो रही। तो इसीलिए यूज़ नहीं करनी चाहिए अनलेस और अनटिल बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो और कन्फर्म हो कि ये मरसा या इस तरह का किसी चीज़ का इन्फेक्शन है। सो इट इज़ यूज इन सीरियस इन्फेक्शन कोज बाय ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ये इसका मेन स्पेक्ट्रम है। सीरियस इन्फेक्शन कोज बाय ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मरसा। मरसा क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफोरियस। और इसके अलावा जो PRSP होता है, PRSP क्या होता है? पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनाई। तो जितने भी ये सारे हैं ना इसके अंदर आ जाएंगे कि अलॉन्ग विद थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोकोकाई। ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने वही बात दोबारा से लिख दी कि जो IV वैंकोमाइसिन हमेशा IV दी जाती है। सिर्फ एक केस में हम ओरल देते हैं, वो मैं आपको भी बता दूंगी। IV वैंकोमाइसिन इज़ यूज इन इंडिविजुअल्स विद प्रोस्थेटिक डिवाइसेस स्पेशली इन हॉस्पिटल्स जहाँ पे मरसा और ये इसके रेट ज़्यादा होते हैं। प्रोस्थेटिक डिवाइसेस के इन्फेक्शंस को कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली जो ये वाला बैक्टीरिया ना, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडाइटिस, ये वाला बैक्टीरिया प्रोस्थेटिक डिवाइसेस के अगेंस्ट वो कॉज करता है इन्फेक्शंस। तो जिसको भी प्रोस्थेटिक डिवाइसेस जलेंगी, यानी उसका वो आर्टिफिशियल नी डाली गई है, कोई प्रोस्थेटिक हार्ट इंजरी वगैरह, प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व डाला गया, तो उसको हम साथ वैंकोमाइसिन भी देंगे क्योंकि ये वाला बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो गया। फिर उसके बाद आखिरी बात ये कि वैंकोमाइसिन की ओरल अब्जॉर्प्शन तो होती नहीं है, यानी इसको अगर हम GIT में देंगे ना और कोई ओरली लेगा तो वहीं इंटेस्टाइन में बैठी रहेगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, ब्लड में नहीं जाएगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि वो ब्लड में जाए तो हम उसे कहाँ से देंगे? IV देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो GIT में या इंटेस्टाइन में जाए या स्टमक में ही रहे तो हम फिर उसे ओरली देंगे। और ऐसा हम कब चाहेंगे कि वो ब्लड में ना जाए, सिर्फ स्टमक या GIT में जाए, जब इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वहाँ पे हो। तो जो इन्फेक्शन है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का, इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया होता है और वो सब, तो इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में वैंकोमाइसिन ओरली दी जाती है। उसके अलावा हमेशा वैंकोमाइसिन IV दी जाएगी। ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है? रेजिस्टेंस आ गया। अभी मैं जितना बताया आपको रिवाइज़ कर देती हूँ। स्पेक्ट्रम, वैंकोमाइसिन एक बैक्टीरियोसिडल ड्रग है
वैंकोमाइसिन क्या है, एक बैक्टीरियोसीडल ड्रग है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो डी एल के साथ बाइंड करेगी, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन को प्रिवेंट कर देगी और फाइनली चेन की इलोंगेशन नहीं होने देगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम आपने इस तरह से याद रखना है कि जो रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, ग्राम पॉजिटिव, ये आपने याद रखना है, रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव उनके खिलाफ है। अब ग्राम पॉजिटिव में ऑब्वियसली कोकाई भी आएंगे एंड रोड्स भी आएंगे। तो जो उनसे कोकाए हैं उसके अंदर आपने सारे कोकाए लिख देने हैं। पहला कोकस क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माटाइटिस, जो भी उसका नाम है आप कंफर्म कर लेना। खैर MRSA ये दोनों आ गए। फिर उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस PRSP, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनाई, ये तीनों आ गए। फिर उसके बाद एंटेरोकोकाई। तो ये सारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो रेजिस्टेंट हैं वो इसके स्पेक्ट्रम में आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे रोड्स में कौन सा आएगा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, और वो भी वैंकोमाइसिन ओरली हम देंगे। बाकी सब के अंदर वैंकोमाइसिन कहाँ से दी जाएगी, IV। फिर यहाँ पे वही बात लिखी हुई कि वैंकोमाइसिन शुड ओनली बी गिवन इन सीरियस इन्फेक्शंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स मर्सा, और जो और ये वाली जो न्यूमोकोकाई के अगेंस्ट भी हम देते हैं इसको, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स के साथ। और MRSC और MRSA इन्फेक्शन को कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक हार्ट डिवाइसेस या कोई भी प्रोस्थेटिक डिवाइस लगा रहे हैं तो हम वैंकोमाइसिन भी देते हैं साथ साथ, प्रोफ्लेक्सिस के तौर पे भी। फिर रेजिस्टेंस में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी आ चुका है, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस भी आ चुका है। अब देखिए हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे, कितना डिफिकल्ट है इनको ट्रीट करना। तो वैंकोमाइसिन शुड ओनली बी गिवन इन सीरियस इन्फेक्शन, क्योंकि इनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस अब डेवलप हो गई है। रेजिस्टेंस डेवलप कैसे हो रही है वो मैं आपको पहले बताया था कि जो DLR जहाँ जाके वैंकोमाइसिन ने बाइंड करना है DLR, उसकी जगह बैक्टीरिया जो नई सेल वॉल बना रहे हैं ना वो 2 LR डाल नहीं रहे, वो DLR एंड D लैक्टेट बना रहे हैं साथ। तो इसकी वजह से वैंकोमाइसिन के खिलाफ